गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पादप प्रजनन को ही कंटिन्यू रखेंगे। आज हम प्लांट ब्रीडिंग के कुछ अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। पादप प्रजनन की विशिष्ट उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन यील्ड, उपज में सुधार। हम देखते हैं कि जो 20वीं सदी में सभी प्रमुख फसलों की पैदावार में प्रगतिशील वृद्धि हुई है और उपज के अंदर 5 to 6 फोल्ड्स इंक्रीज हुआ है, अर्थात 5 से 6 गुना वृद्धि हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वीट, बार्ले, राइस, मेज़, पोटैटो सारी जो क्रॉप्स हैं, तो आप यहाँ डेटा देखें। पहला जो दे रखा 1961-65 और दूसरा है 1997। तो सभी फसलों की उपज में 5 से 6 गुना वृद्धि हुई है। सेकेंड है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कई फसलें की गुणवत्ता और पोषण संबंधी पहलुओं को सुधार करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है लेथायरस सेटाइवस का, जिसे खेसारी दाल के नाम से जाना जाता है। तो खेसारी दाल में एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, और इसका काफ़ी टॉक्सिक इफेक्ट होता है। यह विषैला प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर डालता है। तो इसकी वजह से जो लोअर लिम्स हैं उनमें पैरालिसिस हो जाता है, जिसको लेथायरिज्म कहा जाता है। तो इस तरह की प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा इस तरह की वैरायटी डेवलप की गई है, नई किस्म विकसित की गई है जो न्यूरोटॉक्सिन रहित है। इसके अलावा हम देखें तो अच्छे कपास के फाइबर देने वाली किस्में विकसित की गई हैं, जैसे कि लॉन्ग फाइबर वाले कपास वैरायटीज़ को डेवलप किया गया है। इसके अलावा हाई शुगर कंटेंट वाले शुगर केन और शुगर बीट की किस्में विकसित कर ली गई हैं। इसके अलावा उच्च तेल मात्रा देने वाली किस्में विकसित की गई हैं। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हम देखें तो अच्छे गुणों वाली और अच्छी गुणवत्ता जिनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट भी ज़्यादा है, तो इस प्रकार की फल व सब्जियां विकसित की गई हैं। नई किस्मों का क्रिएशन ऑफ न्यू वैरायटीज़, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट, तो उसको डेवलप किया गया है। यह एक बहुत ही वीट की उपज में बहुत सेमी ड्वार्फ वैरायटी की वजह से वीट की उपज में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो गेहूं की जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी, इसको नॉर्मन बोरलॉग ने CIMMYT जो मैक्सिको में है इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पर विकसित किया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। तो बोरलॉग ने जापानी किस्म नॉरिन 10 में से ड्वार्फ जीन, जिसे नॉरिन जीन कहा जाता है फॉर ड्वार्फिंग, वह जीन जो थी इन्होंने उसको निकालकर गेहूं के जीनों में समावेशित किया और इन सेमी ड्वार्फ किस्मों को विकसित किया गया। 1963 में ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इन वैरायटीज़ को मैक्सिको से लाया गया और भारत में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा भारत के अंदर सोनालिका व कल्याण सोना किस्में भी विकसित की गई हैं। अब ये जो किस्में होती हैं यह अधिक उपज देने वाली होती हैं, फोटो इंसेंसिटिव होती हैं, अर्थात इनको ग्रो अंडर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग डे कंडीशन, दोनों ही तरह की कंडीशन में इनको उगाया जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं फोटो इंसेंसिटिव। इसके अलावा रेजिस्टेंस टू रस्ट, अर्थात रस्ट डिजीज़ के प्रति प्रतिरोधी होंगी और कई बीमारी मेजर डिजीज़ के प्रति भी यह प्रतिरोधी होंगी। इनका तना छोटा और मजबूत होगा, उच्च उर्वरक के प्रति ये प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। तो ये इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं। जो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ जो डेवलप की गई हैं उनमें निम्न गुण होते हैं ना। इसके अलावा हम जाएँ तो सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज़, तो ये जो वैरायटी है ये डी जियो वू जेन वैरायटी जो है, जो सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। डी जियो वू जेन एक ड्वार्फ अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है जापान की,
जापानिका वैरायटी है यह, और इसके द्वारा ही सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा TN1 ताइचुंग नेटिव और IR8 जो किस्में हैं, यह इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट फिलीपींस IRRI फिलीपींस द्वारा तैयार की गई है और भारत में 1966 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेटर दीज वेराइटीज़ वर रिप्लेस्ड बाय सुपीरियर सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ डेवलप्ड इन इंडिया, जैसे जया रहमा। यह जो वेराइटीज़ थी इनमें कई गुण थे, जैसे ये लोजिंग रेजिस्टेंस हैं, उर्वरक के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, अधिक उपज देते हैं और फोटो इंसेंसिटिव ये होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ जो वीट और राइस के अंदर डेवलप की गई, इससे राइस और वीट की उपज में काफ़ी ज़्यादा क्रांति आई है उपज में, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वीट और राइस का हुआ है। इस प्रकार से इन वैरायटीज़ की वजह से भारत के अंदर उपज में तो वृद्धि हुई है, साथ में स्टेबलाइजेशन और जो प्रोडक्शन था उसमें भी स्टेबलाइजेशन हुआ है। इसके अलावा ये जो वेराइटीज़ हैं, तो ये फ़ोटो इंसेंसिटिव हैं। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि वीट का कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है और राइस का कल्टीवेशन पंजाब में हो रहा है, ड्यू टू फोटो इंसेंसिटिविटी कैरेक्टर ऑफ दीज वैराइटीज़। नाउ कुछ हाइब्रिड वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं, किसके अंदर मेज़ में, ज्वार, बाजरा, कॉटन में। जैसे मेज में गंगा सफ़ेद, ज्वार में CSH1, बाजरा में PHB10, PHB14, इस तरह से कॉटन में H4, गोदावरी, सुगनम। अब ये जो H4 वैरायटी है यह सबसे पहले डेवलप की गई थी, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है और इस वैरायटीज़ का डेवलपमेंट कॉटन की दो स्ट्रेन को लेकर किया गया है और इसका जो निर्माण किया गया है वह कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट सूरत जो गुजरात में है वहाँ पर किया गया बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और इसमें प्रमुख योगदान रहा है डॉक्टर CT पटेल का। यह जो हाई यील्ड वैरायटीज़ हैं या हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, यह विभिन्न प्रकार की जो डिजीज़ हैं उनसे रेजिस्टेंस दर्शाती हैं। इस प्रकार से प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए, पादप को बचाने, विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाने के लिए जो भी कॉस्ट लगती थी, अब वो लागत अब कम हो गई है इन वैरायटीज़ की डेवलपमेंट के द्वारा। इसके अलावा शीघ्र परिपक्व यानी अर्लीनेस जो कैरेक्टर डेवलप किया गया है, उसके अंतर्गत फसल जो है जल्दी तैयार हो जाती है, उनका परिपक्वन काल कम हो जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण है कि कॉटन की जो 270 दिन में परिपक्व होती थी, अब वो 170 दिन में ही पक जाती है। तो जो अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़ हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमने देखा कि प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम किया जा सकता है। इसके अलावा जो लेट सीज़न पेस्ट्स है, क्योंकि अगर फसल जल्दी पक जाएगी तो जब सीज़न के एंड में जो पेस्ट लगते थे या जो डिजीज़ प्लांट्स में होती थी वह नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स और रिड्यूस द कॉस्ट, और जो पेस्टिसाइड जो कीटनाशकों का स्प्रे किया जाता था और फसल में खर्च होता था, वह सब कम हो गया है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेस। तो हम देखते हैं कि रोग प्रतिरोधक, कीट प्रतिरोधक, सूखा रोधित, इसके अलावा शीत, यहाँ देखो आप कोल्ड, शीत प्रतिरोधी या शीत रोधित, सैलिनिटी रोधित, मतलब जो सैलिनिटी में भी हो सकती हैं। तो इस तरह की गुण वाली फसलों को विकसित कर लिया गया है, जिससे इनके उत्पादन में वृद्धि हुई और उत्पादन में स्थिरता भी आई है। नेक्स्ट है नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। तो जो इंडियन कैन है सैक्रम बारबेरी, यह बहुत कम उपज देती थी और इसके अंदर शुगर कंटेंट भी कम था। तो गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर के द्वारा भारतीय गन्ना जो सैक्रम बारबेरी है का संकरण जो ट्रॉपिकल नोबल केन है सैक्रम ऑफिसिनेरम से, इन दोनों के बीच में संकरण करवाया गया है और भारतीय गन्ने में सुधार किया गया है। भारतीय गन्ना बहुत अधिक कठोर, बहुत कम उपज, वह बहुत कम रस वाला होता था, जबकि जो ट्रॉपिकल
गन्ना है वो बहुत अधिक कोमल, अधिक उपज देने वाला और उसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा थे। तो इस प्रकार से चूँकि जो ट्रॉपिकल गन्ना होता था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर भारत में ट्रॉपिकल गन्ने को अगर उत्तर भारत में उगाया जाता था तो उस जलवायु के ये उपयुक्त नहीं थी। इसीलिए भारतीय गन्ने और जो ट्रॉपिकल केन है उसके बीच में संकरण करवा के जो वैरायटी डेवलप की गई है, तो इस प्रक्रिया को नोबेलाइजेशन ऑफ शुगर केन कहा जाता है। नेक्स्ट है अडेप्टिबिलिटी। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स जैसे वीट में, राइस में, सोरगम, मेज, पर्ल, मिलेट इनमें डेवलप की गई है जो विभिन्न तरह के एनवायरनमेंट के प्रति अनुकूलता दर्शाती हैं। इस प्रकार से हम अगला देखते हैं मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम ऐसी फसल तैयार करें, ऐसी वैरायटी तैयार करें जो एक साथ पक जाएं, तो उससे क्या होगा कि मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के द्वारा उनको काटना इजी हो जाएगा, उनकी सब अगर एक साथ जो फसलें हैं एक साथ पक जाएंगी तो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएंगी, मतलब एक साथ उनको काटा जा सकेगा। अगला है प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। The enhanced yield potential of crop varieties has indirectly reduced the conversion of forests and grassland for cultivation। अगर हम देखें कि जैसे जैसे ऐसी वैरायटी तैयार की हो गई हैं जो बहुत ज़्यादा उपज देती हैं, तो उससे क्या होगा कि जो फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैं उनको नहीं काटा जाएगा, उनको साफ़ नहीं किया जाएगा कि भाई कल्टीवेशन के लिए पहले बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट या जंगलों को काट दिया जाता था। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जर्म प्लाज्म हमारा वो भी सुरक्षित रहेगा। तो ये भी एक लाभ है इसका प्लांट ब्रीडिंग का। इसके अलावा कुछ नुकसान भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे अनडिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन, जैसे रेफोन और ब्रेसिका का जो निर्माण हुआ है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है। इसके अलावा नैरो जेनेटिक बेस, जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी जो आती थी, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो क्रॉप्स में है अब वह ख़त्म होती जा रही है और इस वजह से जो क्रॉप होती हैं वो बहुत जल्दी ससेप्टिबल हो जाती हैं डिजीज़ के प्रति या इंसेक्ट्स, पेस्ट और स्ट्रेस के प्रति ससेप्टिबल हो गई हैं। अगला जेनेटिक इरोजन। हमें देखते हैं कि जो वैरायटीज़, न्यू वैरायटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी दर्शाती हैं, डोमिनेंट होती हैं और यह रैपिडली जो लोकल वैरायटीज़ हैं उनको ख़त्म करती जाती हैं। तो इस प्रकार से जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उसका भी डिप्लेशन हुआ है। इस प्रकार से इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू माइनर डिजीजेस। अगर हम देखें कि प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हमने ऐसी वैरायटीज़ तैयार की गई हैं जो बहुत मेजर डिजीज़ के प्रति पौधे को रेजिस्टेंस करवाती हैं, लेकिन उससे रिजल्ट कुछ उल्टे भी आए हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है कि चिकपी के अंदर 1981, 82 के अंदर बोट्राइटिस सिनेरिया जो एक फंगस है, इसके द्वारा जो डिजीज़ इसमें हुई तो वो एपिडेमिक हुई और काफ़ी एरिया में चिकपी की फसल को उसने ख़राब कर दिया। नाउ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। हम ये देखते हैं कि जो 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में कृषि उत्पादन में 50% जो वृद्धि हुई है वह प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हुई है और 50% जो हुई है वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से हुई है। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि ह्यूमन जो जनसंख्या जो है, विश्व में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2019 में विश्व की जनसंख्या 5.7 से बढ़कर 10 बिलियन हो गई है, हो जाएगी। मतलब 2019 में अगर हम बात करें तो 5.7 बिलियन थी, जो 2050 तक कितनी हो जाएगी, 10 बिलियन हो जाएगी। भारत की जनसंख्या लगभग 1.5 मिलियन पर ईयर हम देखें तो बढ़ती जा रही है। प्रति वर्ष 1.5 मिलियन जनसंख्या भारत में बढ़ जाती है। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कुछ कारण हैं जिनके द्वारा कृषि क्षमता लगातार कम हो रही है। वो क्या कारण है? जैसे सामाजिक आर्थिक तंत्र में परिवर्तन हो रहा है, तेजी से जो मृदा है वह खराब होती जा रही है, विघटित होती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है अर्थात रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन हो रहा है,
जल भराव जैसी कंडीशंस यानी वाटर लॉगिंग कंडीशंस उत्पन्न हो रही हैं। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है कि कृषि की क्षमता लगातार कम होती जा रही है। अब हम ये देखते हैं कि इतनी अधिक जनसंख्या को भोजन की आपूर्ति करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पादप प्रजनन के क्षेत्र में और अधिक सुधार करने होंगे। इसीलिए हमें सभी तरह के विकल्प खुले रखने होंगे तथा भोजन के नए स्रोतों को हमें खोजना होगा। उपज व पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के साथ हमें ऐसी फसलें विकसित करनी होंगी जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी जीवित रह सकें। दूसरा, हमें क्या करना होगा कि मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी उपयोग प्लांट ब्रीडिंग में करना पड़ेगा, जिसको हम आज मॉलिक्यूलर फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी हमें इस्तेमाल करना होगा। तो कई तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विभिन्न तरह के जर्म प्लाज्म जो हैं तैयार किए गए हैं और कई तरह की जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसे हम जीएम क्रॉप्स कहते हैं उनका डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, करना ही होगा। लेकिन इस हद तक ही हम करें कि जो मानव के लिए सुरक्षित हो। इसके अलावा हमें क्या करना होगा कि जर्म प्लाज्म जो होता है उसको भी हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि जो वाइल्ड जर्म प्लाज्म को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। नव भारत में कुछ जर्म प्लाज्म एकत्रण जो किया जाता है, कुछ इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं, जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर। यहाँ पर काफ़ी कई तरह की कॉटन्स की वैरायटीज़ का जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया गया है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केसरागोद, यह विभिन्न तरह के प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती हैं फसली पादपों के जर्म प्लाज्म यहाँ सुरक्षित हैं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, यहाँ पर पोटैटो का जर्म प्लाज्म संरक्षित है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजामुंद्री टोबैको का करते हैं ये जर्म प्लाज्म कलेक्शन यहाँ पर। इसके अलावा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, राइस का जर्म प्लाज्म यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद, ऑयल सीड्स का जर्म प्लाज्म यहाँ संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट के नाम दिए हुए हैं, जैसे शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, इसमें शुगर कैन के कई तरह के वैरायटीज़ का जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है। नाउ कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर दिए हुए हैं, जो प्लांट ब्रीडिंग में एंगेज्ड हैं, अर्थात प्लांट ब्रीडिंग का वर्क यहाँ पर होता है। जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर मैक्सिको, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद, इसे क्रिसेट कहते हैं। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरू, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसको हम IPGRI अभी कहते हैं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI कुफरी शिमला में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, इस प्रकार से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून एंड सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जोधपुर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जो प्लांट ब्रीडिंग में एंगेज्ड हैं। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट ब्रीडिंग के कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDP GGC कोटा।